दोस्तों नमस्कार, निशांति अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग अवेयरनेस अबाउट स्कूल एजुकेशन एग्जामिनेशन बोर्ड एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो टॉपिक है इसका हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट कवर कर लिया था, ये सेकंड पार्ट है जिसके अंदर हम लोग बाकी के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में उसे हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है नंबर 1, वो है व्हाट इज द टर्म यूज्ड व्हिच रिफर्स टू द कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स obtained by the same individuals when re-examined with the same test on different occasions or with different sets of equivalent items or under other variables examining condition। देखो क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पे ये कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द टर्म यूज, मतलब जो टर्म है, ठीक है, व्हाट इज द टर्म यूज, वो जो टर्म यूज होता है उसे क्या कहते हैं, विच रिफर्स टू द कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स ऑब्टेन्ड बाय द सेम इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल के द्वारा अगर जो स्कोर्स जो ऑब्टेन हो रहा है उसकी कंसिस्टेंसी को अगर मेंटेन किया जा रहा है, ठीक है, तो उस टर्म को क्या कहते हैं, when re-examined with the same test, जब उसे re-examined करा जाता है with the same test, same test के द्वारा on different occasions, मतलब अलग अलग occasions पर, और with different set of equivalent items और अंडर अदर वेरिएबल एग्जामिंग कंडीशन। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन हो सकता है कि आप सभी को लगेगा यार पता नहीं क्या पूछ रहा है, अजीब सा, तो वो इसलिए लग रहा है कि आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता। ठीक है, अगर अच्छे से समझोगे, अगर आप जो कॉन्सेप्ट समझ लोगे कि एक्चुअल में है क्या, ठीक है, जो आपका अवेयरनेस अबाउट स्कूल एजुकेशन वाला जो टॉपिक है, एक्चुअल में इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता चल गया तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएगा। ठीक है, आंसर तो आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या है, लेकिन एक्चुअल में समझना जरूरी है कि एक्चुअली ये क्या रहा है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि उस टर्म को हम लोग क्या कहेंगे जहां पे एक पर्टिकुलर कंसिस्टेंसी के द्वारा, ठीक है, ये चेक किया जाता है पर्टिकुलर कंसिस्टेंसी जो होगी वो किस फॉर्मेट में होगा, वो टेस्ट के फॉर्मेट में होगा, ठीक है, एक एग्जाम के फॉर्मेट में होगा जो कि सेम इंडिविजुअल का, मतलब सेम पर्सन का बार बार लिया जाएगा। अब टेस्ट जो है इसके दो नेचर होते हैं, या तो सेम टेस्ट को अलग अलग इन्वायरमेंट में चेक किया जाए। अलग अलग इन्वायरमेंट का मतलब हो गया अलग अलग जो है, एक समझो कि एक ऐसा इन्वायरमेंट, जैसे एक इन्वायरमेंट में वो पर्सन का टेस्ट लिया गया तो हो सकता है कुछ चीटिंग हो या कुछ माल प्रैक्टिसेस हुई होगी, तो एक अलग इन्वायरमेंट, एक अलग कंडीशंस के साथ सेम टेस्ट को दिया जाए ताकि ये चेक किया जाए कि वो कितना रिलायबल है, ठीक है, या टेस्ट कितना रिलायबल है। तो रिलायबल वर्ड आ गया। ठीक है, अब उसी दूसरा जो टाइप है वो क्या होता है, वो होता है कि इक्विवेलेंट वहां पे टेस्ट लिया जाए, मतलब फर्स्ट कंडीशन में क्या करा जाए, सेम पर्सन को एक टेस्ट दिया जाए, ठीक है, कुछ इंटरवल के बाद सेम क्राइटेरिया पे उसे एक और इक्विवेलेंट टेस्ट, इक्विवेलेंट मतलब क्वेश्चंस वैसा ही हो, ठीक है, एक और टेस्ट दिया जाए ताकि उस पर्सन की क्या एबिलिटी है, किस तरीके का इंप्रूवमेंट है, वो कितने अच्छे से ग्रिप कर रहा है चीजों को, ये चीज पता चल सके। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, रिलायबिलिटी। इस टर्म को क्या कहते हैं हम लोग, रिलायबिलिटी टर्म यूज किया जाता है सीबीएसई के अंदर, एनसीईआरटी के अंदर, उसे हम लोग कहते हैं रिलायबिलिटी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन होगा, ऑप्शन 2 रिलायबिलिटी। अब अगर बेस्ट ऑप्शन की बात करें तो एग्जाम्पल अगर आप जानना चाहोगे कि सर किस तरीके का एग्जाम्पल होगा, तो आपने यूनिट टेस्ट का नाम सुना होगा, ठीक है, जो सीबीएसई बोर्ड के अंदर जो है टाइम टू टाइम हर एक महीने या दो दो महीने की गैप पर, ठीक है, मोस्ट केसेस में क्या होता है हर महीने आपने जितना सब्जेक्ट कवर करा है उसके बेस जो है सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी लेवल पे यूनिट टेस्ट होता है, ठीक है, जिसमें सेम एनवायरनमेंट के अंदर ये चेक किया जाता है कि सेम बच्चे का कितना ग्रिप है, वो किस तरीके से इम्प्रूवमेंट उसका कंसिस्टेंट है। ठीक है, तो यूटी इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ रिलायबिलिटी। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा, इस टर्म का नाम क्या होगा, रिलायबिलिटी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वालिटी फॉर द स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर एज पर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के अनुसार जो स्कूल प्रशासक होता है उसके लिए सबसे पहली और प्रमुख गुण जो है क्या होता है। देखो ये सिर्फ स्कूल प्रशासन के लिए नहीं होगा, ठीक है, या फिर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नहीं होगा। जब कभी भी हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हो गया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जब हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, या फिर सिंपली एडमिनिस्ट्रेशन जानो, अभी जब कभी भी हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो लीडर होगा, जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी होनी चाहिए वो होता है लीडरशिप। ठीक है, ये सुपरिटेंडेंट के सिलेबस में भी है, टीयर 2 के अंदर आपको पढ़ना है
एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट का टॉपिक। तो वहाँ पे हम लोग जानेंगे कि एक लीडर का जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी होता है वो क्या होता है, लीडरशिप। ठीक है, वो लीडरशिप किस तरीके से वहन करता है। तो यहाँ पे भी जो अगर कोई स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर है तो एनसीईआरटी के अनुसार उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी उसके पास क्या होनी चाहिए, लीडरशिप की। ठीक है, लीड तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लीडरशिप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ वर्क एनवायरनमेंट मोटिवेट्स स्टाफ एंड स्टूडेंट टू अचीव बेटर रिजल्ट। ये तुम मतलब आप सभी जो है इस क्वेश्चन का जो आंसर है, ये जरूरी नहीं है कि आपको पता हो तभी आप बता सकते हो। अगर आप सही से लॉजिकली भी समझोगे ना ऑप्शन देख करके, तो आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस प्रकार की कार्य स्थितियां कर्मचारी और विद्यार्थियों को बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। मतलब जो कर्मचारी होंगे, जो स्टाफ होंगे और जो स्टूडेंट होंगे, ये इन्हें लगेगा कि नहीं अब मैं अच्छा अपना काम कर सकता हूँ। ठीक है, मतलब ये अपना प्रोडक्टिविटी इनकी बढ़ जाएगी। तो कौन सा कंडीशन होगा यहाँ पे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, तो पहला है ऑर्गेनाइज्ड एंड सेफ। ठीक है, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन होगा वो पूरा ऑर्गेनाइज्ड वे में होना चाहिए और सेफ होना चाहिए। मतलब लोग जब काम करें या जो स्टूडेंट जो है जब वहां पे पहुंचे या अपनी पढ़ाई कर रहे हो तो उन्हें लगता होगा, लगे कि हाँ भाई सेफ एनवायरनमेंट में है। दूसरा है लिमिटेड एंड क्लोज्ड। ठीक है, ऐसे तो हो नहीं सकता कि लिमिटेड जो है वहां पे आपको रिस्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा है और जो है क्लोज है, मतलब पूरी तरह से पैक्ड अगर आपको रखा गया है तो आप बोलोगे कि भाई यहाँ पे मैं अपना पढ़ाई बहुत अच्छे से कर लूंगा, तो आपको नहीं लगेगा। मतलब लगेगा यार क्या बोरिंग सा, एक दिन हो सकता है दूसरे दिन बहुत अजीब सा लगेगा। तीसरा है क्रिएटिव एंड न्यू। क्रिएटिव एंड न्यू जो है ये बहुत हद तक हो सकता है यहाँ पे आंसर, लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना जहाँ पे क्रिएटिविटी आती है, ठीक है, वहां पे मोटिवेशन जो है वो नहीं आएगा, क्योंकि वहां पे जो है चीजें प्रैक्टिकल बेस्ड जो है आप देखोगे कि जो भी चीजें क्रिएटिव होती है वहां पे एक जो है इस तरीके का माइंडसेट आ जाएगा कि नया चीज है, कुछ ट्राई करना है। मतलब श्योर नहीं, श्योरिटी नहीं होगी वहां पे कि ये सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, क्यों, क्योंकि नई चीजें किया जा रहा है वहां पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो कह रहा था, क्वेश्चन था व्हाट काइंड ऑफ वर्क एनवायरनमेंट। ठीक है, वर्क का कैसा एनवायरनमेंट मोटिवेट करता है स्टाफ और स्टूडेंट को। ठीक है, स्टाफ और स्टूडेंट को कि वो बेटर रिजल्ट कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ चीज ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पे पूछा क्या गया है कि किस तरीके का वर्क एनवायरनमेंट होगा। ठीक है, वर्क एनवायरनमेंट किस तरीके का होगा, मतलब काम करने का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए जो किसे मोटिवेट करे, स्टाफ को भी और स्टूडेंट को भी, ताकि वो अपना रिजल्ट और बेटर जो है प्राप्त कर सके। अब देखो यहाँ पे क्रिएटिव एंड न्यू होगा, तो आप जैसे बच्चों को लेकर के गए पहले पार्क में, बोले कि बैठ के पढ़ो। ठीक है, तो पहला दिन उसने पार्क में बैठा तो एक नया एनवायरनमेंट मिला, तो आधे से ज्यादा बच्चे तो इधर उधर ही देखते रहेंगे कि कहाँ पे क्या चल रहा है। ठीक है, दूसरे दिन आप उसे कहीं और प्लेस पे लेके गए तो वो एक नया एनवायरनमेंट आ गया, तो दिमाग में रहता है कि यार इस एनवायरनमेंट को क्या करना है, देखना है पहले, मतलब समझना है कि ये एनवायरनमेंट कैसा है। तो वहां पे जो है जो प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्क जो है या वर्क एनवायरनमेंट वहां पे क्रिएट नहीं होगा, वहां पे एक्सप्लोरेशन आएगा। ठीक है, तो क्रिएटिव एंड न्यू प्लेसेस में एक्सप्लोरेशन माइंड काम करता है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट होकर के काम नहीं करता। तो ये ऑप्शन जो है यहाँ पे नहीं है। क्लीन एंड हाइजीन, ये भी बहुत हद तक हो सकता है, साफ सुथरा और हाइजीनिक अगर प्लेस रहे तो वहां पे लगता है कि हाँ भाई मैं सेफ हूँ। तो सेफ हूं तो इसका मतलब ऑटोमेटिक यहाँ पे सेफ वर्ड के अंदर जो सेफ है उसके अंदर ये वाला जो फोर्थ पॉइंट है ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो यानी कि जो ऑर्गेनाइज्ड अगर रहेगा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, मतलब मान लेते हैं कोई स्कूल ही है, वो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में है और इस तरीके से है कि स्टूडेंट जब वहां पे पहुंचते हैं तो अपने आप को सेफ फील करते हैं, तो ऑब्वियस है वहां पे फोकस स्टडी होगी, वहां पे काम जो होगा वो ऑप्टिमम लेवल पे होगा। तो वर्क इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, ऑर्गेनाइज एंड सेफ होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं, व्हाट इज द मिनिमम अटेंडेंस एक्सपेक्टेड इन अ रेगुलर कोर्स ऑफ स्टडी। देखो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या है कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम होगा। ठीक है, आपने सुना भी होगा कि इतना परसेंट अटेंडेंस होना चाहिए भाई एग्जाम देने के लिए। ठीक है, 75% ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 75% अटेंडेंस होना चाहिए रेगुलर कोर्सेज में, ताकि जो है आप जो है उसमें क्वालिफाई कर सके या फिर आपको उत्तीर्ण किया जा सके। ठीक है, मतलब ये कंडीशन रखा जाता है, कोई भी रेगुलर कोर्स आप कर रहे हो तो उसका क्यूरिकुलम इस तरीके से डिजाइन होता है कि आपको 75% का जो अटेंडेंस है वो मैंडेटरी होना चाहिए। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफाइज अ स्टूडेंट टू अपीयर फॉर ऑल इंडिया और दिल्ली सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट और सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन AISS
CE of the board exams conducted by the CBSE. क्वेश्चन है यहाँ पे which of the following qualifies a student to appear for the, ठीक है, इनमें से ये चार ऑप्शंस दिए गए हैं, इन चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन, ठीक है, which of the following qualifies, ठीक है, qualifies करता है, मतलब चार ऑप्शंस है, इन चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन क्वालिफाई करता है a student to appear for, ठीक है, एक स्टूडेंट जो अपियर करेगा कौन से एग्जाम में, AISSCE, इसका फुल फॉर्म लास्ट क्लास में मैंने बताया हुआ है, ठीक है, AISSCE के एग्जाम में क्वालिफाइज करेगा ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द CBSE बोर्ड, ठीक है। तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं तब जाके और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। अ रेगुलर स्टूडेंट हु ऑब्टेन्ड मिनिमम ग्रेड C इन एट लीस्ट 6 सब्जेक्ट्स ऑफ स्टडी, ठीक है। अ रेगुलर स्टूडेंट हु ऑब्टेन्ड मिनिमम ग्रेड C इन एट लीस्ट 5 सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। तीसरा है अ रेगुलर स्टूडेंट हु ऑब्टेन्ड मिनिमम ग्रेड D इन एट लीस्ट 6 सब्जेक्ट ऑफ द स्टडी। और चौथा वाला वही है लेकिन यहाँ पे 5 सब्जेक्ट ऑफ स्टडी है, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन जो है इसी तरह से या फिर इस टॉपिक से मैंने लास्ट जो पहला वाला जो क्लास लिया था, फर्स्ट क्लास लिया था, उसमें मैंने कवर करा था क्वेश्चन, ठीक है। मतलब टॉपिक मैंने टच करा हुआ है, AISS CE का मैंने फुल फॉर्म बताया हुआ है आपको, और यहाँ पे जो ग्रेडिंग सिस्टम है वो भी बताया था, ठीक है। ग्रेडिंग सिस्टम मैंने बोला था 9 टाइप की होती है, जिसमें पहला होता है A1, फिर होता है A2, फिर होता है B1, फिर होता है B2, फिर होता है C1, फिर होता है C2, फिर होता है D1, फिर होता है D2 और उसके बाद E का मतलब हो गया फेल या एसेंशियली रिपीट। तो यानी कि यहाँ जो D2 का जो क्राइटेरिया है वो मिनिमम क्राइटेरिया है पास होने के लिए, ठीक है। पहला चीज तो हो गया, तो D2 का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, मिनिमम ग्रेड D। तो मिनिमम ग्रेड D जो है ये यहाँ पे होना चाहिए, तो यानी जो C वाला ऑप्शन है वो ऐसे ही गलत हो गया, ठीक है। अब आपको समझना पड़ेगा कि CBSE का जो बोर्ड होता है, सेकेंडरी बोर्ड, ठीक है, उसमें कितने सब्जेक्ट होते हैं, तो टोटल 5 सब्जेक्ट होता है प्लस 1 ऑप्शनल होता है, तो टोटल कितने सब्जेक्ट हो गए, 6, ठीक है, 6 सब्जेक्ट हो गए। लेकिन इन 6 सब्जेक्ट में 6 में पास करना इंपॉर्टेंट नहीं होता, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसमें आप फेल भी हो जाओगे तो भी चलेगा। लेकिन ये जो 5 सब्जेक्ट है ये 5 मैंडेटरी है कि इन 5 सब्जेक्ट्स में आपको एटलीस्ट D2 का स्कोर, ठीक है, सॉरी D2 का जो स्कोर है वो लेकर के आना जरूरी है। तो यानी कि जो 5 सब्जेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, एटलीस्ट 5 सब्जेक्ट जो होंगे, इन 5 सब्जेक्ट्स में जो मैंडेटरी सब्जेक्ट है, ऑप्शनल नहीं, ठीक है, जो 5 सब्जेक्ट है इन 5 सब्जेक्ट में एटलीस्ट आपका जो है मिनिमम ग्रेड D का स्कोर होना चाहिए, ठीक है। अब अगर इस पांचों में से मान लो अगर आप किसी 4 में आप पास कर गए और किसी 5वें में आपका E ग्रेड आ गया, तो उस केस के लिए जो है, उस केस में आप उत्तीर्ण हो जाओ, उसके लिए ऑप्शनल को रखा जाता है। हो सकता है ऑप्शनल में आपके मार्क्स इतने आ जाए कि अगर आप फेल भी हो जाते हैं इन पांचों में से किसी एक में, तो उस समय इसके मार्क्स हट करके ये जो ऑप्शनल वाला होगा ये आपका मेन हो जाएगा और ये ऑप्शनल में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से 5 सब्जेक्ट का क्राइटेरिया होता है जिसमें आपको मिनिमम ग्रेड D के मार्क्स लाने होते हैं, तो जो ऑप्शन 4 होगा वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड फॉर द असेसमेंट ऑफ द परसेप्शंस ऑफ अदर स्टाफ्स एंड पेरेंट्स टुवर्ड वैल्यू एजुकेशन बाय स्कूल्स एज प्रपोज्ड बाय NCERT। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, मतलब आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा यूज किया जाता है फॉर असेसमेंट। असेसमेंट करना मतलब क्या हो गया, मूल्यांकन करना, ठीक है, इवेल्युएट करना ऑफ द परसेप्शंस। परसेप्शंस मतलब जो मान्यता है, जो धारणा है, जो समझ है लोगों की, ठीक है, किसकी, तो स्टाफ की और पेरेंट्स की, ठीक है। तो स्टाफ्स और पेरेंट्स की जो समझ है, वो जो सोचते हैं, ठीक है, अपने स्कूल के बारे में, मतलब जिस स्कूल में उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, या फिर उनके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में वो क्या सोच समझते हैं, इस चीज को जज करना, ठीक है, टूवर्ड्स द वैल्यू एजुकेशन। किस चीज के बारे में, वैल्यू एजुकेशन के बारे में, बाय स्कूल एज प्रपोज्ड बाय द NCERT, ठीक है। और अच्छे से एक बार और पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को ताकि आपको समझ में आ जाए कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एज प्रपोज्ड बाय NCERT मतलब NCERT के अकॉर्डिंग, ठीक है, NCERT के अनुसार वैल्यू एजुकेशन के बारे में अगर हमें जानना है, किससे जानना है, स्टाफ से जानना है, ठीक है, और पेरेंट्स से जानना है। स्टाफ मतलब किसके स्टाफ, तो स्कूल के स्टाफ। पेरेंट्स आपको समझ में आ गया, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके पेरेंट्स। तो अगर हमें उनसे फीडबैक लेना है, ठीक है, उनसे जानना है,
ठीक है? कि मतलब वो क्या सोचते हैं, वैल्यूएबल एजुकेशन के बारे में वो क्या सोचते हैं। तो उसके लिए जो है कौन-सा ऑप्शन ज़्यादा यहाँ पे बेटर है। पहला है क्वेश्चनर्स, दूसरा है मेरा डाटा कलेक्शन, तीसरा है सर्वे और चौथा है मेरा इंडिविजुअल इंटरव्यू। ठीक है? देखो ये चारों ऑप्शंस फिट होता है। मतलब क्या हुआ? मतलब अगर हमें किसी के बारे में जैसे मान लेते हैं मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन है, मेरा एक स्कूल है। समझो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है जैसे सपोज करिए मेरा एक स्कूल है, ठीक है? मेरा एक स्कूल है, मुझे क्या करना है इस स्कूल में मैं जो पढ़ा रहा हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि उसकी वैल्यू क्या है, वो किस लेवल की पढ़ाई हो रही है और मुझे ये चीज़ जानना है यहाँ पे जो काम कर रहे हैं उन स्टाफ से, हो सकता है कि स्टूडेंट मुझे सही ना बताएं, ठीक है? तो मैंने क्या करा, मैं जानना चाहता हूँ कि स्टाफ्स क्या सोचते हैं इस स्कूल के बारे में, इस स्कूल में किस तरीके की पढ़ाई होती है, ठीक है? और इसके अलावा जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनके पेरेंट्स से राय लेनी है, ठीक है? तो मैं क्वेश्चनेयर्स भी कर सकता हूँ। क्वेश्चनेयर क्या होता है? क्वेश्चनेयर होता है कि आपने उन्हें क्या करा, एक फॉर्म टाइप का दे दिया, ठीक है? आपने देखा होगा जैसे आप बहुत टाइम देखोगे कि यूट्यूब पे अगर आप वीडियो देख रहे हैं ना तो एक क्वेश्चन का सर्वे होता है जिसमें आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर बोलने होते हैं, टिक लगाने होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है जो क्वेश्चनेयर होता है वो क्या कहता है, वो कहता है कि मान लो कि मुझे जानना है कि मेरे स्कूल की पढ़ाई कैसे हो रही है। तो मैंने क्या करा, एक फॉर्म टाइप कर दिया और उस फॉर्म में कुछ चीजें मेंशन है। जैसे मैंने बता दिया कि आप क्या सोचते हो, आपको लगता है कि मेरे स्कूल में जो है एक वैल्यूएबल एजुकेशन का इन्वायरमेंट है, ठीक है? यस नो का आंसर हो गया। लड़कियों के लिए जो है एक सेफ इन्वायरमेंट है, यस नो का आंसर हो गया। तो इसको क्या कहते हैं, इसको क्वेश्चनरी फॉर्मेट कहते हैं। अपना फीडबैक दीजिए आप और क्या चाहते हो इम्प्रूवमेंट करना। तो इस तरह से मैंने क्वेश्चंस पूछे और मैं चाहता हूँ कि उसका आंसर जो है वो या तो इस फॉर्म में लिखें ताकि हम उसे रिव्यू कर सकें अच्छे से, ठीक है? तो ये जो मेथोडोलॉजी होती है इसे क्या कहते हैं, क्वेश्चनरीज कहते हैं, प्रश्नावली। दूसरा होता है डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन में क्या होता है, ये बेसिकली जो है ये रिव्यू के लिए नहीं किया जाता है, ये किया जाता है कि मुझे जो है ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए किसी के बारे में। जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरे स्कूल में ज्यादा बच्चों का एडमिशन हो, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं ऑल ओवर सिटी, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि गार्जियन का डाटा ले सकूं, बच्चों का डाटा ले सकूं, ठीक है? या फिर मैं चाहता हूँ कि मेरे इंस्टीट्यूट में जो है ज्यादा से ज्यादा एडमिशन हो स्टूडेंट्स का, तो मैं चाहूंगा कि कौन कौन से बच्चे जिन्होंने ग्रेजुएशन पास करा है, जो अब गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है? तो मुझे क्या चाहिए, उनका डाटा चाहिए, उनका फोन नंबर चाहिए, उनका मेल आईडी चाहिए, उनके पेरेंट्स के नंबर चाहिए, ताकि मैं उनसे क्या कर सकूं, जो है कांटेक्ट कर सकूं, ठीक है? तो डाटा कलेक्शन ये होता है। तीसरा है मेरा सर्वे। सर्वे का मतलब मैं सर्वे करवाऊंगा, सर्वे करवाऊंगा इन द सेंस ऑफ मैं किसी को भेजूंगा, किसी एक पर्सन को हायर करूंगा, वो क्या करेगा, वो पर्सन टू पर्सन जा करके उनसे जो है कुछ क्वेश्चंस जो है के फॉर्मेट लेगा, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस के फॉर्मेट लेगा, उनसे कुछ इंफॉर्मेशन लेगा, ठीक है? तो ये हो गया सर्वे, ठीक है? सर्वे में आपको क्वेश्चंस, जरूरी नहीं कि क्वेश्चंस ही रहे, लेकिन उसमें क्या है, उसमें जाकर के जो है आपने सर्वे तो सुना ही होगा, जैसे सेंसस का सर्वे होता है, ठीक है? तो इसमें क्या होता है, इसमें लोग जाकर के जो है डाटा कलेक्ट, कोई पर्सन होता है गवर्नमेंट के साइड से, वो जाकर के घर 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 में जाकर के जो है सर्वे करता है, कुछ चीजें जो है कलेक्ट करता है, कुछ डाटा को। तो सर्वे हो गया और चौथा हो गया इंडिविजुअल इंटरव्यू। ये भी किया जा सकता है, लेकिन बेसिकली क्या होता है, इंडिविजुअल इंटरव्यू में ये टाइम टेकिंग होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो यहाँ पे जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, जो फिट बैठ रहा है यहाँ पे, वो है क्वेश्चनर्स का, ठीक है? तो क्वेश्चनर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज कंपोजिट अफिलिएशन मीन्स। देखो कंपोजिट अफिलिएशन से पहले आपको अफिलिएशन समझना पड़ेगा, अफिलिएशन क्या होता है। अब मेरे दिमाग में है कि मैं अपना एक स्कूल खोलूं, ठीक है? आप बोलोगे ठीक है सर आप खोल लो, ठीक है, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप खोल सकते हो। तो मैंने स्कूल तो खोल लिया, लेकिन इस स्कूल को गवर्नमेंट क्यों अथोराइज करेगी, ये क्वेश्चन मार्क होना चाहिए भाई। गवर्नमेंट अथोराइज क्यों करेगी, कुछ तो कारण होना चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनना पड़ेगा पहले। अब या फिर बोर्ड का पार्ट बनना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे इंडिया में आईसीएसई बोर्ड चलता है, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड चलता है, ठीक है, उसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट का बोर्ड चलता है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने क्या करा, मैंने सीबीएसई से अपने स्कूल को अफिलिएट करने की कोशिश करी, ठीक है। तो अब सीबीएसई से मैंने बोला कि सर मुझे, मैंने एक स्कूल ओपन करा है, मैं चाहता हूँ कि आपका जो है अफिलिएशन मुझे मिले, सीबीएसई का अफिलिएशन मुझे मिले। तो अब सीबीएसई का अफिलिएशन का मतलब क्या हो गया, मेरे स्कूल में सब कुछ जो है सीबीएसई के अकॉर्डिंग चलेगा, ठीक है, मतलब पूरा का पूरा ये सीबीएसई स्कूल बनेगा। तो ये चीज जो है सीबीएसई बोर्ड मुझे क्या करेगा, एक ऑथराइजेशन देगा कि मैं अपने स्टूडेंट्स को सीबीएसई के अकॉर्डिंग जो है रन कर सकता हूँ, सारी चीजों को सीबीएसई के अकॉर्डिंग रन कर सकता हूँ, सारा एजुकेशन सिस्टम को, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं हम लोग, अफिलिएशन कहते हैं, ठीक है। इसमें हर एक चीज को कौन कंट्रोल करेगा, सीबीएसई बोर्ड, या फिर जो सीबीएसई बोर्ड के जो नॉर्म्स होंगे, मुझे उनके अकॉर्डिंग ही सारी चीजें यहाँ पे करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये है, होता है अफिलिएशन, लेकिन ये आपको तुरंत नहीं मिलता, उसमें एक टाइम टेकिंग का प्रोसेस होता है।
जिसमें सीबीएसई बोर्ड के कुछ एम्प्लॉय होंगे जो आकर के आपके स्कूल को सर्वे करेंगे, चेक करेंगे कि हर तरह की फैसिलिटीज़ है या नहीं, जो भी नॉर्म सीबीएसई ने बताए हैं एफिलिएशन लेने के लिए वो सारी चीज़ें आप मैं फॉलो कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, ठीक है? तो इसमें एक होता है फर्स्ट स्टेज में नॉर्मली जो है अप्लाई करना पड़ता है और अपने अकॉर्डिंग कुछ डाटा देना पड़ता है। अगर वो ओके हो जाता है तो सीबीएसई क्या करती है, एक कंपोजिट अफिलिएशन देती है। कंपोजिट अफिलिएशन का मतलब जब तक परमानेंट अफिलिएशन नहीं मिलता तब तक आप कंपोजिट अफिलिएशन से काम कर सकते हो। ठीक है? जैसे लाइसेंस लेने से पहले आपको एक लर्नर लाइसेंस लेना पड़ता है। मतलब फुल कंप्लीट लाइसेंस से पहले एक लर्नर लाइसेंस लेना पड़ता है जिसमें एल का सिंबल आता है, मतलब भाई लर्निंग स्टेज में है। ठीक है? तो उसी तरह से कंप्लीट एफिलिएशन से पहले एक कंपोजिट एफिलिएशन का फॉर्मेट होता है। ठीक है, समझ में आ गया? अब जैसे ही कंपोजिट एफिलिएशन का जो ड्यूरेशन खत्म होगा और फिर परमानेंट फिर उसके बाद एफिलिएशन मिलता है किसी भी स्कूल। तो यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट डज कंपोजिट एफिलिएशन मींस? कंपोजिट एफिलिएशंस का मतलब क्या है? तो यहाँ पे अफिलिएशन फॉर रनिंग द क्लासेस टिल विच अफिलिएशन इज ग्रांटेड। मतलब उस चीज का अफिलिएशन लेना। किस चीज का अफिलिएशन लेना? रनिंग द क्लासेस, क्लासेस को रन करने का। कब तक? जब तक अफिलिएशन ग्रांट ना हो जाए। तो यानी कि जो पहला ऑप्शन है वही यहाँ पे क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। कंपोजिट अफिलिएशन का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेथड सजेस्टेड बाय एनसीईआरटी फॉर एनहेंसिंग कंसंट्रेशन एंड रिड्यूसिंग रेस्टलेसनेस बिफोर ईच क्लास पीरियड? ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज द मेथड सजेस्टेड बाय एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के द्वारा जो मेथड सजेस्ट किया जाता है, ठीक है, फॉर इनहेंसिंग कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने का, ठीक है, एंड रिड्यूसिंग रेस्टलेसनेस, और रेस्टलेसनेस मतलब दिमाग इधर उधर नहीं भाग रहा है, दिमाग शांत हो गया, ठीक है, उस चीज के लिए जो है हर एक क्लास पीरियड के बीच में, तो उसमें क्या किया जाता है, क्या चीज सजेस्ट किया जाता है? तो पहले कुछ और था, अभी के समय में क्या है, जैसे हम लोगों के टाइम में कुछ और था। हम लोग के टाइम में क्या था कि गैप होता था 15 मिनट का। 15 मिनट में आप जो भी कर सकते हो करो, और उसके बाद जैसे ही टीचर आने वाले हैं, ठीक है, तो उससे ठीक 1 मिनट पहले जो है शांत हो जाओ। शांत हो जाओ मतलब एकदम बिल्कुल हल्ला उल्ला नहीं करना है। लेकिन अब क्या हो गया, अब इसे थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दिया है। अब टीचर आएगा, टीचर आपको क्या बोलेगा कि आपको 1 मिनट जो है उनके सामने जो है बिल्कुल साइलेंट होकर के बैठना है, एकदम बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए रहना है, ठीक है, बिना कुछ इधर उधर दिमाग लगाए, ठीक है, इसको बोलते हैं साइलेंट सेटिंग। ठीक है, तो अब जो है एनसीईआरटी या सीबीएसई जो है ये रिकमेंड करती है कि जब भी नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट होगा तो नेक्स्ट पीरियड से पहले 1 मिनट तक, ठीक है, 1 मिनट तक आप लोग को क्या रहना है, 1 मिनट, कभी कभी 2 मिनट भी रहता है, उस समय तक क्या होगा, आपको साइलेंट होकर के बैठना है। ठीक है, तो यहाँ पे साइलेंट सेटिंग का ऑप्शन है। ठीक है, 2 मिनट जनरली बैठाया जाता है, लेकिन अगर टीचर लेट से आए तो 1 मिनट का में भी काम हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, साइलेंट सेटिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम अटेंडेंस एक्सपेक्टेड इन अ रेगुलर कोर्स ऑफ स्टडी? ठीक है, मिनिमम अटेंडेंस ये तो पहले अभी देख लिया था हम लोगों ने, 75% होगा, तो ऑप्शन 3 जो है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन कैन अ स्टूडेंट मेंशन द नेम ऑफ द गार्जियन इन द रिकॉर्ड ऑफ द बोर्ड एज पर द सीबीएसई? सीबीएसई के अकॉर्डिंग जो है, जो रिकॉर्ड जो होता है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है, उसमें जो है गार्जियन का नाम मेंशन करना बहुत जरूरी होता है स्टूडेंट के लिए। ये कब होगा? तो देखो, गार्जियन के बारे में तब पूछा जाता है, ठीक है, गार्जियन के बारे में तब पूछा जाएगा जब आपका ऑलरेडी जो है गार्जियन नहीं है, कोई गार्जियन नहीं है, मतलब आप जैसे मान लेते बहुत सारे बच्चों के क्या होते हैं, माता पिता नहीं होते हैं, ठीक है, तो जब माता पिता नहीं है तो उस केस में किसी एक पर्सन को एज अ गार्जियन जो है माना जाता है, ट्रीट करा जाता है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम जब आप दोगे तो उस समय आपको मेंशन करना पड़ेगा, एक फॉर्म फिलअप करवाया जाता है तो उसमें मेंशन करना पड़ता है कि आपका गार्जियन कौन है। ठीक है, अगर गार्जियन आपके माता पिता हैं उस टाइम पे तो आपसे ये वाला कॉलम आप लीव कर सकते हो, छोड़ सकते हो, लेकिन अगर आपके माता पिता नहीं है तो उस केस में आपको पर्टिकुलरली जो है उस चीज को मेंशन करना पड़ेगा कि गार्जियन एक्चुअल में कौन है उस टाइम पे। ठीक है, आपके तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा, ओनली व्हेन द नेम ऑफ बोथ फादर एंड मदर इज नॉट नोन। ठीक है, कब? जब मेंशन किया जाता है जब आपके माता पिता में से कोई ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या है, अ टीचिंग अप्रोच that helps a student questions and challenge domination and the belief and practices that dominate. In this tradition, the teacher leads student to question ideologies and practices considered oppressive, ठीक है,
oppressive including those at school. What is this type of teaching method known as? क्वेश्चन कह रहा है कि a teaching approach, ठीक है, एक ऐसा टीचिंग अप्रोच दैट हेल्प्स स्टूडेंट, जो स्टूडेंट की हेल्प करता है किस चीज में, तो क्वेश्चंस करने में, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, अ टीचिंग अप्रोच दैट हेल्प्स स्टूडेंट क्वेश्चंस एंड चैलेंज डोमिनेशन एंड दी बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस दैट डोमिनेट। मतलब क्या है यहाँ पे, एक तरह से आप समझो कि एक इस तरह की स्टडी जिसमें क्या किया जाता है, जिसमें क्वेश्चंस किया जाता है, अगर आपको लग रहा है कि एक तरह से आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि जहां पे बिलीफ आ रहा है, किस तरीके का बिलीफ, जैसे माइथोलॉजिकल बिलीफ हो गया। माइथोलॉजिकल बिलीफ में भी कुछ होता है जो बहुत ही रूढ़िवादी टाइप के होता है, ठीक है, मतलब जिसका मतलब प्रैक्टिकल लाइफ से कोई मतलब नहीं हुआ है, अंधविश्वास आप समझ लो एक तरह से, हाइपोक्रिज्म हो गया, ठीक है। तो उस केसेस में क्या होगा, उस केसेस में जो है आप क्वेश्चंस कर सकते हो उन मान्यताओं पे जिसका कुछ रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। तो ये विश्वास कि जो है मैं इस तरह के काम को कर सकता हूँ या इस पे क्वेश्चंस कर सकता हूँ, ये एक पर्टिकुलर स्टडी का पार्ट है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रिटिकल पैडागॉजी, ठीक है, आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र, ठीक है। ये टर्म इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखना, ठीक है। क्रिटिकल पैडागॉजी जो है एक ऐसा टाइप होता है स्टडी का जिसमें इस चीज के लिए स्टूडेंट्स को मोटिवेट करा जाता है कि जो मान्यताएं जो हैं जो सही नहीं है, या जो चीजें सही नहीं हो रही हैं सोसाइटी में, समाज में, आप उस पे जो है क्वेश्चंस कर सकते, ठीक है। अब इसका एक जो है बहुत ही प्रैक्टिकल अगर मैं एग्जांपल लूं, तो आपने देखा होगा कि पहले के टाइम में जो है लोग, आप देखो कि क्या था कि जैसे ट्रैफिक में फंसे हुए हैं लोग और गाड़ियों में बैठे हुए हैं, तो उस समय कोई बच्चा जो है अपने फादर से क्वेश्चन नहीं करता था या बोलता नहीं था कि भाई जो है गाड़ी बंद कर दीजिए, क्यों, क्योंकि पेट्रोल वेस्ट हो रहा है, ठीक है। लेकिन अभी के समय में जो बच्चे हैं वो ज्यादा एक्टिव हैं इन सब चीजों में, क्यों, क्योंकि स्कूल उसे इस तरीके से डिजाइन कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बच्चों को ये समझाया गया है कि आखिर वो क्या करेंगे, ठीक है, जिससे जो है जो समाज में अगर कुछ बुराइयां हो रही है तो आप उस पे क्वेश्चंस कर सकते हो, ताकि उस चीज को क्या कर सके, सुधारा जा सके। और बच्चे जो है बेस्ट सोर्स भी होते हैं इस चीज का। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है अगर कुछ समाज में गलत हो रहा है, चाहे अपने ही लोग क्यों ना कर रहे हो या स्कूल में ही कुछ गलत हो रहा है, तो उस समय बच्चे जो है उस चीज पे क्वेश्चन कर सकते हैं कि भाई ये चीज गलत हो रहा है, ये चीज हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है, जो चीज हमें सिखाया गया उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस तरह की स्टडी को हम लोग कहते हैं, क्रिटिकल पेडागॉगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट्स अचीवमेंट एंड प्रोग्रेस एज पर दी सीबीएसई नॉर्म्स, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाट शुड मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट अचीवमेंट, ठीक है। ये लास्ट टाइम भी ये क्वेश्चन को हम लोगों ने कवर करा था। स्टूडेंट अचीवमेंट को और उनके प्रोग्रेस को अगर रिकॉर्ड करना है तो सीबीएसई के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो है वो कहाँ रिकॉर्ड होगा, तो इसका जो राइट आंसर क्या है वो है स्कूल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, फ्रॉम एन इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव द चाइल्ड्स एजुकेशन इज डिटरमाइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स, ठीक है। इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग, ठीक है, इकोलॉजी के अकॉर्डिंग, ठीक है, द चाइल्ड एजुकेशन, जो बच्चों का जो एजुकेशन होता है वो डिटरमाइन करा जाता है बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स, इनमें से कौन सा फैक्टर है जिसके द्वारा जो है बच्चों का एजुकेशन सही होगा। मतलब हम ये समझ सकते हैं कि फ्यूचर में जो बच्चे हैं वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो ये किसके द्वारा सही होगा, मतलब कैसे पता चलेगा, तो बहुत सिंपल है। आप इस चीज से जज कर सकते हैं कि वो बच्चा किस तरीके के एनवायरनमेंट में पल रहा है, बड़ा हो रहा है, तो उससे गेस करा जा सकता है कि वो फ्यूचर में कैसा हो। जैसे कि अगर मतलब मान लो कि एक ऐसा जगह है जहाँ पे ज्यादातर लोग जो है अनपढ़ है, पढ़े लिखे नहीं है, कुली कबाड़ी वाला काम कर रहे हैं, ठीक है, और जो है रोज दारू पी करके वहां पे लोग झगड़ा भी कर रहे हैं और गाली गलौज वाला माहौल है वहां पे पूरा का पूरा, तो बच्चा जो है उसमें बहुत ही रेयर होता है, केस निकल जाता है एक दो ठो कि जो बहुत हाई लेवल पे पहुंचता है, लेकिन वहां पे जो बच्चों की जो मेंटेलिटी है वो ज्यादातर वहां के ही लोगों की जैसी हो जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होगा, अगर मान लो कि अगर बच्चा जो है कोई ऐसी जगह पे है जिसके चारों तरफ का एनवायरनमेंट में बहुत बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, तो ऑब्वियस है वो भी बच्चा जो है इंस्पायर्ड होगा उनसे, और उनसे इंस्पायर्ड होकर के कुछ अपने जीवन में कुछ अच्छा करेगा, ठीक है। अब ये चीज जो है ये प्रिडिक्टिव है, प्रिडिक्टिव मतलब 100% ये जरूरी नहीं सही हो, ठीक है। आप देखोगे कि एक डॉक्टर का बच्चा जो है वो नालायक निकलता ही है कभी ना कभी, बहुत कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नालायक निकल जाएंगे, डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बन जाए ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो उसी तरीके से एक्सेप्शन जो है हर जगह पे है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या देखा गया है कि अगर एनवायरनमेंट अगर सही है तो बच्चे का विकास जो है वो सही होता है। तो यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है, द एंटायर एनवायरनमेंट इन विच द चाइल्ड ग्रो विच इंक्लूड्स पेरेंट टीचर एंड द सोसाइटी, तो ये जो होगा ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंपोनेंट ऑफ एन एटीट्यूड विच डील्स विद डूइंग
और एट द बिहेवियर लेवल इज नोन एज। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि कंपोनेंट ऑफ एन एटीट्यूड, ठीक है, वो हमें उस एटीट्यूड को बताना है विच डील्स विद डूइंग और एट द बिहेवियर लेवल। ठीक है, देखो सीबीएसई के अकॉर्डिंग जो है वो बिहेवियरल लेवल जो है वो बेसिकली 3 टाइप का होता है। ठीक है, 3 टाइप का बिहेवियरल लेवल है। ठीक है, देखो एटीट्यूड की बात करें, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन जो है, यहाँ पे जो है बेसिकली क्या है कि कंपोनेंट ऑफ एन एटीट्यूड। ठीक है, एटीट्यूड का कंपोनेंट, तो बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं एटीट्यूड के। ठीक है, 3 कंपोनेंट्स होते हैं किस चीज के, एटीट्यूड के। ठीक है, एक होता है मेरा कॉग्निटिव, ठीक है, कॉग्निटिव संज्ञानात्मक। दूसरा होता है मेरा अफेक्टिव, ठीक है, अफेक्टिव, अफेक्टिव मतलब जो प्रभावित करता है। ठीक है, और जो तीसरा होता है अफेक्टिव, ये प्रभावित, ये इफेक्टिव पे मत चल जाना। ठीक है, इफेक्टिव नहीं बोल रहा हूं मैं, अफेक्टिव भावात्मक। ठीक है, और जो तीसरा जो टाइप है वो है मेरा कोनेटिव। ठीक है, कोनेटिव, ठीक है, संकल्पनात्मक। ठीक है, 3 है। एक है मेरा अफेक्टिव भावात्मक, जो मतलब इमोशन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, मतलब अगर अगर आप देखोगे कि एटीट्यूड बहुत सारे बच्चों का क्या होता है, अफेक्टिव होता है, वो बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं। एक होता है मेरा कॉग्निटिव संज्ञानात्मक, जो मतलब नॉलेज से जुड़ा हुआ है। नॉलेज मतलब जो अपने इमोशंस पे कंट्रोल रख रहा है, जान रहा है कि सही क्या है गलत क्या है, अपने ब्रेन को ज्यादा यूज कर रहा है। एक है कि थोड़ा सा भी कुछ हुआ नहीं कि हार्ट उसका बोलना शुरू कर दिया कि भाई ये सही होगा जीवन में। ठीक है, तो ये हो गया मेरा अफेक्टिव। दूसरा होता है मेरा कॉग्निटिव। कॉग्निटिव मैंने आपको बोला कि संज्ञानात्मक। ठीक है, संज्ञानात्मक में बेसिकली जो है थॉट हो गया, जो बिलीफ चल रहे हैं, बिलीफ चल रहे हैं मतलब हमें पता है कि ये काम नहीं करना चाहिए क्योंकि इस तरीके से चीजें होती हैं, तो ये क्या हो गया, ये एक बिलीफ है। तो बिलीफ है, जिसने सुना है वो उस काम को नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि उसे पता है कि ये चीज मेरे मतलब ये चीज हम लोगों ने सुना हुआ है कि इस काम को नहीं किया जाता है, तो हमें नहीं करना है ये चीज। ठीक है, मतलब थोड़ा सा स्कॉलर टाइप का हो गया, थोड़ा समझदार जिसे बोलते हैं वो हो गया। तो कॉग्निटिव उसके अंदर आ गया। एक हो गया मेरा कोनेटिव संकल्पनात्मक। ठीक है, संकल्पनात्मक के अंदर क्या होता है कि जो एक्शन है या जो बिहेवियर है, ठीक है, उस वो और जो उसका एटीट्यूड है उसके अकॉर्डिंग जो है, यहाँ पे कोनेटिव का मतलब एग्जैक्टली अगर बोला जाए तो होगा कि जो उस पर्सन का बिहेवियर है या जो उसका एक्शन है उसके अकॉर्डिंग से उसका एटीट्यूड कैसे है, ये चीज को जज किया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है द कंपोनेंट ऑफ एन एटीट्यूड विच डील्स विद डूइंग और एट द बिहेवियर लेवल। ठीक है, मतलब एक ऐसा एटीट्यूड कंपोनेंट का जो किससे डील करता है कि वो किस तरीके का काम कर रहा है। ठीक है, या फिर जो बिहेवियर है उसका वो किस तरीके से है उससे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ पे कोनेटिव। ठीक है, एक बार मैं और अच्छे से क्लियर कर दे रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखो यहाँ पे जो बेसिकली जो क्वेश्चन है वो एटीट्यूड के कंपोनेंट्स पर बेस्ड है। एटीट्यूड के कंपोनेंट पर बेस्ड का मतलब हमें पता होना चाहिए कि एटीट्यूड के कंपोनेंट्स कितने टाइप के होते हैं। तो 3 तरीके का कंपोनेंट होता है एटीट्यूड का। मतलब क्या हुआ, मतलब जो एटीट्यूड है वो बेसिकली 3 चीजों से जुड़ा हुआ है। एक है कॉग्निटिव, दूसरा है मेरा अफेक्टिव और तीसरा है मेरा कोनेटिव। एक पर्सन या एक स्टूडेंट, अगर हम लोग स्कूल एजुकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस हमें स्टूडेंट्स के बारे में जानना पड़ेगा या फिर लोगों की जो मेंटेलिटी है, लर्निंग मेंटेलिटी है, उसे समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे एटीट्यूड बेसिकली जो है 3 तरीके से इंक्लाइंड होता है। एक होता है कॉग्निटिव, सूझबूझ के अकॉर्डिंग। ठीक है, मतलब एक ऐसा पार्ट एटीट्यूड का जो सूझबूझ से जुड़ा हुआ है, समझ से जुड़ा हुआ है, नॉलेज से जुड़ा हुआ है, तो वो हो गया क्या, कॉग्निटिव। दूसरा हो गया मेरा अफेक्टिव, जो इमोशन से जुड़ा हुआ है। आपने किसी गरीब को देखा रास्ते में जो भूखा था, ठीक है, आपने अपना टिफिन बॉक्स खोल करके उसे दे दिया, तो ये कौन सा पार्ट हो गया, अफेक्टिव पार्ट हो गया। और तीसरा हो गया कोनेटिव। कोनेटिव मतलब आप क्या सोचते हैं या फिर आपके इमोशंस कैसे हैं उससे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप क्या काम कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब आप कैसा काम कर रहे हैं, आपके एक्शंस क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपका एटीट्यूड जो है जज होता है। तो ये जो तीसरा पार्ट हो गया, तो यहाँ पे पूछा ही गया है कि बिहेवियर्स लेवल पे या जो आप डूइंग कर रहे हैं, जो आप एक्शंस कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो है, मतलब वो कंपोनेंट कौन सा है जो डूइंग और बिहेवियर के अकॉर्डिंग जो है एटीट्यूड को डिफाइन करता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, कोनेटिव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एडवोकेटेड turning education as a forceful tool for the cultivation of social and moral values। क्वेश्चन है कि इनमें से ये जो 4 ऑप्शंस हैं, इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन है जो एजुकेशन को टर्न करता है, मतलब कन्वर्ट करता है एज अ फोर्सफुल टूल। फोर्सफुल समझ में आ रहा है, फोर्सफुल्ली किसी चीज को करना, फोर्सफुल टूल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ सोशल एंड मोरल वैल्यूज। मतलब जो एजुकेशन है वो क्या है, उसे कन्वर्ट किया जा रहा है किसमें,
तो एक सोशल और मोरल वैल्यूज को कल्टीवेट करने के लिए, ठीक है, मतलब एजुकेशन को एज अ टूल यूज किया जा रहा है सोशल और मोरल वैल्यूज को कल्टीवेट करने के लिए। तो ये चीज जो है, ये चीज जो है किस मतलब ये चार ऑप्शंस है, और इन चार ऑप्शंस में से किस पॉलिसी के द्वारा या किस रूल के द्वारा ये चीज किया जा रहा है। तो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, ठीक है, ये एकदम याद होना चाहिए। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन हमें ये कहता है कि हम एजुकेशन को इस तरीके से बनाएं कि सोसाइटी में जो नॉर्म्स हैं, जो कल्चर्स हैं, जो मोरल्स हैं, उस चीज को जो है प्रिजर्व किया जा सके। क्योंकि अगर बच्चे ज्यादा हैं, ऑब्वियस है इंडिया में यूथ ज्यादा है, तो यूथ के द्वारा ही जो है आगे फ्यूचर जो है हम लोगों का डिफाइन करता है। ठीक है, यूथ पे ही सब कुछ है टिका हुआ। तो अगर हम यूथ को अगर सही गाइडेंस देंगे तो हम लोगों का फ्यूचर जो है क्या हो जाएगा, ब्राइट हो जाएगा, नेशन का फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा। और ये चीज किसके द्वारा होता है, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन के द्वारा। हम लोग इस नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे क्वेश्चन बनता है, तो इसको हम लोग आगे की क्लास में इसे और अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे, which of the following methods can be used as suggested by NCERT to access the perception of other employees and parents towards moral education in schools? यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन है which of the following method can be used as suggested by NCERT as to assess the perception of other employees। वही सेम क्वेश्चन था, पहले भी कवर हुआ था, बस दूसरी तरह से घुमा के पूछ लिया कि पेरेंट्स और एम्प्लॉयज से अगर आपको जानना है एजुकेशन के मोरल वैल्यूज के बारे में कोई स्कूल के अंदर, ठीक है, तो हम लोग कौन सा जो है चार ऑप्शंस में से क्या यूज करेंगे, क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम अटेंडेंस, ये भी हम लोगों ने देख लिया था, 75% होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद होगा एज पर सीबीएसई नॉर्म्स हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट्स अचीवमेंट एंड प्रोग्रेस। ठीक है, स्टूडेंट्स का अगर अचीवमेंट और प्रोग्रेस को रिकॉर्ड करना है तो कौन रिकॉर्ड करेगा, स्कूल। तो चौथा वाला ऑप्शन जो है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा विच ऑफ द फॉलोइंग एडवोकेटेड एजुकेशन एज एन इफेक्टिव टूल फॉर, अभी हम लोगों ने इस क्वेश्चन को देख लिया कि नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन जो होगा, यानी ऑप्शन 2 जो है वो यहाँ पे राइट आंसर। ये रिपीटेड हो रहे हैं क्वेश्चंस, कारण क्या है, क्योंकि बहुत सारे शिफ्ट के पेपर थे, 4 शिफ्ट के पेपर थे, तो ऑब्वियस है कि हर शिफ्ट में सेम क्वेश्चन तो नहीं होता है, कुछ क्वेश्चंस अलग होते हैं और कुछ क्वेश्चंस जो है इधर उधर होते हैं, तो इसीलिए जो है कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे रिपीटेड दिखेगा। ठीक है, इसमें भी हुआ था, कंप्यूटर वाले सेक्शन में भी हुआ। नेक्स्ट है यहाँ पे एज पर सीबीएसई व्हेन कैन ए स्टूडेंट मेंशन, ये तो अभी हम लोगों ने देख लिया था कि गार्जियन का नाम कब मेंशन करेगा, जब जो है मदर या फादर जो है दोनों में से कोई नहीं है। ठीक है, तो उस केसेस में जो है वो अपना गार्जियन के बारे में बताएगा कि मेरा पर्टिकुलर गार्जियन कौन। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सजेस्टेड बाय एनसीईआरटी टू एनहेंस कंसंट्रेशन एंड रिड्यूस रेस्टलेसनेस बिफोर द स्टार्ट ऑफ द क्लास पीरियड। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को देख लिया था, वही क्वेश्चन था, पहले वाला ही था, पीरियड्स के बीच में। ठीक है, क्वेश्चंस को थोड़ा सा घुमा करके यहाँ पे पूछा है, साइलेंट सिटिंग इसका राइट आंसर होगा। जूनियर असिस्टेंट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, इसका एक क्लास ऑलरेडी हम लोगों ने लिया हुआ है। ठीक है, आपको उसकी भी वीडियो मिल जाएगी कोर्स के अंदर, और ये सेकेंड पार्ट था जहाँ पे बाकी के क्वेश्चंस हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है, आपका यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चंस का लेवल क्या है। ठीक है, 10 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे यहाँ पे इस टॉपिक से, तो उसका लेवल क्या है, किस तरीके से आपको कवर करना है, वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है what is the name of the teaching method that encourages student to question and challenge domination and the beliefs। ठीक है, ये भी हम लोगों ने देख लिया था, क्रिटिकल पेडागॉगी है जिसमें जो है क्रिटिकल बिलीफ्स और डोमिनेशन होता है, जैसे चैलेंज किया जा सके कि भाई ये चीज गलत है। ठीक है, वो कौन करता है, वो क्रिटिकल पेडागॉगी का जो है कॉन्सेप्ट है वो करता है। नेक्स्ट है व्हाट इज कंपोजिट अफिलिएशन, ये भी हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है, नेक्स्ट है रिपीट ही हो रहे हैं सारे, लगभग लगभग सारे क्वेश्चन। फ्रॉम एन इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, ये भी रिपीटेड है। ठीक है, चाइल्ड का एजुकेशन जो है कौन सा फैक्टर डिटरमाइन करता है, तो पूरा का पूरा जो उसका इन्वायरमेंट कैसा है, जिसमें जो है पेरेंट्स, टीचर्स और सोसाइटी जो है तीनों शामिल है, तो जो ऑप्शन 2 होगा वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड, अभी हम लोगों ने देख लिया था, कोनेटिव कहते हैं इसको। ठीक है, तो एक तरह से आपका लगभग लगभग में यहाँ पे सारा हो गया। ठीक है, लास्ट के जो है कुछ क्वेश्चंस जो है वो रिपीटेड है, लेकिन बाकी सारे जो क्वेश्चंस हैं वो अच्छे थे। समझ में आ गया होगा आपको किस तरह से क्वेश्चन बनता है, मतलब आया हुआ है लास्ट टाइम। ठीक है, इस सेशन को यहीं पे ऑफ करता हूँ मैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।